पे बड़ी बड़ी बातें यहाँ सदन में होती है कि कर्ज का कितना हमारे ऊपर जो बोझ है कितना बढ़ रहा है। साथ में मैं इस बात के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ कि 15 अप्रैल के ऐतिहासिक दिवस पे वो स्पीति आए थे और 1500 रुपये देने की घोषणा भी उन्होंने स्पीति से की थी और हमारे लाहौल स्पीति पहला जिला था जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और मुझे ये बात की खुशी है कि जो हमारी नन्स होती है जो हमारे लाहौल स्पीति में ज़्यादातर है, उन महिलाओं को जिनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, आज उन महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहा है और बाकी जो संपन्न महिलाओं ने इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं खुले तौर पे मुझे लगता है सदन में कहना चाहूंगी और मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं से भी मुझे लगता है कि वो इतनी समझदार है कि उन्हें पता है कि उन्हें 1500 रुपये की आवश्यकता है या नहीं। इसके अलावा गाय व भैंस के दूध पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात हुई, या हम देखते हैं राजीव गांधी स्टार्टअप योजना की बात है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की इनिशिएटिव है। ये हर तरह के जो इनिशिएटिव हमारे सरकार ने लिए, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय व्यवस्था परिवर्तन की जो बात करते हैं, सदन में सभी जानते हैं रातों रात मुझे लगता है कोई परिवर्तन नहीं होता। हमें भी यदि पब्लिक ने वोट दिया है, जनता ने वोट दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 1500 रुपये के खातिर वोट दिया था। लोग परिवर्तन चाहते थे, चेंज चाहते थे, तो उस खातिर लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। पर जो परिवर्तन होता है वो एकाएक, मेरी अपनी ये निजी सोच है, एकाएक या रातों रात नहीं होता। ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। जैसे माननीय हमारे विपक्ष के भी यहाँ पे एक से बढ़कर एक अनुभवी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सबके विचारों से भी हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे एक पॉजिटिव वे में एक सदन पे चर्चा होनी चाहिए कि कर्जे को हम कैसे कम करें और कैसे संपन्न राज्य की ओर हम आगे बढ़े। तो इस तरह के मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं सदन में। बाकी सर, जब मैं ये भी कहना चाहूँगी, हम केंद्र सरकार से बारंबार अपील करते हैं कि हमारा जो प्रदेश है हिमाचल प्रदेश एक कठिन राज्य है, हमारे पास उतने सोर्स नहीं, संसाधन नहीं है कि हमारे इनकम के उतने सोर्स नहीं है, तो हमें अलग दृष्टि से केंद्र सरकार देखे या पैकेज जो भी हमें राहत मिलनी है वो दे। जनजातीय जिलों के दृष्टिकोण में भी ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जब आप हिमाचल की बात करते हैं, मेरा प्रदेश सरकार से अपील है, जब आप हिमाचल की बात करते हैं तो जनजातीय जिला को भी आप एक अलग नजरिए से देखें, क्योंकि अलग तरह की डिफिकल्टीज हमारे जनजातीय जिलों में होते हैं। ये बात सच है कि आज अटल टनल के बाद कई तरह की सहूलियत हमारे लोगों को मिल रही है, खासकर जो एक्सेसिबिलिटी बहुत आसान हो गई है। पर मैं देख रही हूँ कि जो समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की है, उनका समाधान नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि रातों रात ये समाधान हो भी सकता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रश्नकाल के दौरान भी कई प्रश्न लगे होते हैं, विपक्ष की तरफ से भी, जहां पहले मंत्री रहे हैं या हमारे जो सत्ता पक्ष है वहां पे भी मंत्री रहे हैं, कई 5-5 या 10-10 बार का टर्म पूरा कर चुके हैं, पर फिर भी वहां पे ये समस्याएं आज भी है। तो पॉलिसी मेकिंग में क्या चेंजेस होने चाहिए, मुझे लगता है सर ये आप लोग बेहतर यहाँ बता सकते हैं कि कैसे इसमें चेंज होना बहुत आवश्यक है ताकि इन समस्याओं का समाधान हो। आज भी हम देखते हैं कि जनजातीय जिलों में हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है उतने, स्त्री रोग विशेषज्ञ की तैनाती आज तक नहीं हुई है हमारे, चाहे केलोंग की बात मैं करती हूँ या काजा की, सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल के तौर पे हमारा हॉस्पिटल रह चुका है। थोड़ी प्रॉब्लम्स में भी हमें अन्य जिलों का रुख करना पड़ता है। तो ये व्यवस्था कब चेंज होगी, मेरा ये गुजारिश रहेगा कि इसमें बहुत गंभीर विचार और विमर्श करने की आवश्यकता है, ताकि सिर्फ एक रेफरल हॉस्पिटल के तौर पे शिक्षा में, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ विराजमान हैं, बहुत ही अच्छे रिफॉर्मेशन की तरफ ये आगे बढ़ रहे हैं। पर जैसे मैंने फिर कहा, जब जनजातीय जिलों की बात आती है, मेरा गुजारिश है और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमें इसमें रियायत भी दी है, सर मैं सदन के माध्यम से भी आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमारे कई स्कूल में जैसे विज्ञान के जो संकाय वो विड्रॉल कर दिए गए थे या कॉमर्स के, तो मैंने शिक्षा मंत्री जी से निवेदन किया था क्योंकि हमारी कंडीशंस अलग तरह की है और हमें कम से कम थोड़ा रियायत इसमें दिया जाए। तो मैं शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस पर अपना ध्यान आकर्षित किया और मुझे इसका आश्वासन भी दिया। बाकी जब हम सर बजट की बात करते हैं, बजट के आंकड़े, हर तरह के आंकड़े यहाँ प्रस्तुत किए गए, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मामले में, पर जितना हमने समझा है मैं इतना ही कहूँगी कि जो हमारी संभावनाएं हैं हमारे जिला में, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से है, चाहे वो शीतकालीन खेलों से संबंधित जो हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे लगता है कि इसका पूरा यूटिलाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो भी फंड्स की हमें आवश्यकता भिन्न डिपार्टमेंट्स में, खासकर हम देखते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से हमारा जिला बहुत आगे बढ़ा है, पर मुझे हैरानी और इस बात का दुख भी है कि एक पर्यटन अधिकारी भी हमारे जिला में नहीं है, उसकी पोस्ट भी क्रिएट, ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये एक लंबे समय से मैं कह रही हूँ ये प्रॉब्लम है। और आरोप प्रत्यारोप,
और ये लंबे समय से समस्या है, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। आज तक ये पर्यटन अधिकारी की पोस्ट वहां पे क्रिएट नहीं हुई। तो ये वहां से मंत्री भी रहे, बड़े बड़े नेता रहे हैं, पर इस और ध्यान मुझे लगता है किसी ने दिया नहीं। दूसरा, मुझे तो अभी 1 साल ही हो रहा है, हम इसके लिए कोशिश लगातार कर रहे हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स, हमारे शीतकालीन खेलों की बहुत संभावना है हमारे जिला में बढ़ गई, पर वहाँ एक स्पोर्ट्स अधिकारी की भी पोस्ट क्रिएट नहीं है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी और माननीय हमारे मंत्रियों से भी निवेदन रहेगा कि इस दिशा में गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। बाकी सर, जैसे मैंने ये कहा, जनजातीय जिलों में जब हम पॉलिसी, जो भी कोई पॉलिसी में चेंज होता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है, तो मुझे लगता है कि जनजातीय जिलों को अलग से देखने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल, होम स्टे रूल्स अभी संशोधन हुआ 2025 में, तो उसमें कई कंडीशंस लगाई गई, जैसे हर साल रिन्यूअल की कंडीशन लगा गई, जीएसटी का प्रावधान कर लिया गया, सिक्योरिटी गार्ड का प्रावधान कर लिया गया। अब मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारा जो जनजातीय जिला है, बर्फबारी रहती है, 6-7 महीना तो बंद रहता है, तो सीजन बहुत शॉर्ट रहता है। तो कम से कम इस तरह की पॉलिसी में मुझे लगता है कि जनजातीय जिलों को रियायत देने की आवश्यकता है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मसला ये भी है, हमारा बीआरओ के जो रोड है एसकेटीटी, इसका वाइडनिंग होना है। इसका मुद्दा मैं पहले भी सदन में उठाने का मौका तो नहीं मिला समय के कारण, समय की कमी की वजह से, पर माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ये है। इसमें जो मुआवजा हमें मिल रहा है, वो ट्राइबल्स में हमारा लैंड का कोई खरीद फरोख्त नहीं होता है, जिसके कारण हमारे सर्कल रेट बहुत कम है। तो हमारे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। आगे ये पांगी किलाड़ तक ये मुद्दा जाएगा, और स्पीति में भी हमारा काजा ग्रम्फू रोड का वाइडनिंग होना है, उसमें भी प्रक्रिया अभी चली हुई है। तो स्टेट गवर्नमेंट में मुझे लगता है ये प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको केलोंग की तर्ज पे, मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसकी तर्ज पे जो है जो मुआवजा राशि वो दे सकती है। ये अभी प्रोसेस में है, मैंने कई दफ़ा इस बारे में बातचीत की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के भी ध्यान में, और उन्होंने मुझे पूर्णतः आश्वस्त भी किया है कि इसके ऊपर प्रक्रिया की जाएगी। और जो मुआवजा हमारे, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हमारे प्रभावित हो रहे हैं, हमारी आधी आबादी जो इसमें प्रभावित हो रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्योंकि बजट सेशन चला है, हमें अलग से मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं सभी पॉइंट्स को एक साथ लेने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। इसके अलावा सर, जैसे मैंने होम स्टे पॉलिसी की बात की, मैं ये गुजारिश पुनः करूंगी कि इसमें हमें रियायत देने की कोशिश करे सरकार। और साथ में हमारा ये भी मैं मेंशन करना चाहूंगी कि हमारे टनल के बाद हमारे कुछ एरियाज को प्लानिंग एरिया घोषित किया गया, नियोजन क्षेत्र, जबकि हमारा पूरा 100% रूरल आबादी वाला एरिया है। अब इसकी वजह से हमें समस्या ये आ रही है, प्लानिंग एरिया घोषित होने के बाद एक टीसीपी का कानून यहाँ पे लागू हो रहा है, जिसके कारण चाहे कोई कंस्ट्रक्शन करना हो या जो भी, आपको टीसीपी से अनुमति लेनी पड़ेगी। और प्रॉब्लम ये है कि टीसीपी का कोई हमारे पास केलोंग में कोई या हेडक्वार्टर में कोई कार्यालय नहीं है, ना कोई अधिकारी है, दूसरे जिला में हमें जाना पड़ता है। तो टीसीपी का मुझे लगता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र को टीसीपी के अंदर लाने का कोई तुक नहीं बनता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि इसमें हाईकोर्ट के निर्देश है और सरकार ने उसी एवज में किया है, पर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसको टीसीपी से बाहर रखें, क्योंकि हमारे पंचायती राज के कानून में भी रेगुलेशन का प्रावधान है। पंचायती राज कानून के अंतर्गत भी जो ग्राम पंचायत है, और खासकर रूरल डेवलपमेंट हमारी इस दिशा में आगे भी बढ़ रहा है, कानून इसमें बना रहा है कि हमारी ग्राम पंचायतें इसको खुद रेगुलेट करें। और जो रेजिडेंशियल पर्पस जो हमारा इसमें बनना है, उसमें कोई इस तरह के कोई नियम नहीं है। जब कमर्शियल की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहां पे आपको अधिकतर जो है फीस वगैरह वो सब देनी पड़ती है। तो इसमें भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सर इसका रिव्यू करना अत्यंत आवश्यक है, और जो हमारी 7-8 पंचायतों को इसके अंतर्गत लाया है, इसको नियोजन क्षेत्र से बाहर लाया जाए। बाकी जो बजट में सर कुछ एक हमारे माननीय सदस्य डॉक्टर हंसराज जी ने भी मेंशन किया, जो हमारे एसपीओज हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, मैं भी ये गुजारिश करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और पूरे मंत्रालय से, क्योंकि हमें भी फ़ोन आते, लोग हमें भी संपर्क करते हैं, क्योंकि एसपीओज जो हमारे जिला में भी है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और जम्मू कश्मीर में जो इन्हें तनख्वाह में काफ़ी अंतर है, 6-7 गुना ज़्यादा इन्हें तनख्वाह मिल रही है, हमारे वहाँ सिर्फ 9,000 रुपये। तो 9,000 में कोई गुजारा मुझे लगता है होना बहुत मुश्किल है इस तरह के आज के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो इसमें अमेंडमेंट होना अगर कर सकती है सरकार, तो ये निवेदन रहेगा, क्योंकि इसमें 300 रुपये की राशि बढ़ाई, यदि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाता है, कम से कम 1,000 रुपये किया जाए, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संदेश जाएगा। और दूसरा, एसएमसी टीचर्स भी सर काफ़ी सालों से सेवाएं दे रही है, मेरा माने शिक्षा मंत्री जी से भी गुजारिश रहेगा। वैसे इनकी एक स्थायी नीति बनाने की तरफ हमारे मंत्री जी भी और हमारी प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, यदि इनके भी मानदेय में थोड़ी बढ़ोतरी की जाए तो ये भी मेरी गुजारिश रहेगी। बाकी सर टीजीटी आर्ट्स बीएड जो हमारे बैच वाइज जो भर्ती है 2014 से बढ़ाकर जो है 2004 से बाद इसकी भर्ती मतलब
बैच वाइज भर्ती नहीं हुई है। लाहौल स्पीति के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो ये, क्योंकि इसमें मेडिकल, नॉन मेडिकल, IIT की तो 2012 से आगे हमारा बैच बढ़ चुका है, पर आर्ट्स में हम वहीं पे स्टैग्नेंट है और इसकी वजह से समस्याएं भी रहती है। और हमारे जो जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है वो भी अभी बुजुर्ग हो रहे हैं, तो इसमें भी अगर कदम उठाते हैं तो यही मेरी गुजारिश रहेगी। बाकी बस मैं अंत में ज़्यादा समय नहीं लेके यही कहना चाहूँगी सर कि जो हमारा जो अधिकार है जनजातियों का, जो टोटल बजट का 9% जो हमारा बजट में अधिकार है, मैं वही गुजारिश करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी और पूरी सरकार से कि वो राइट जो अधिकार वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे तरह अलग तरह की चैलेंजेस है, अलग तरह की डिफिकल्टीज है, ताकि हम मुख्य धारा में और बेहतर तरीके से जुड़ सके। ये बात मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, अच्छी बात कही कि जो हमारे जनजातीय लोग हैं इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें या जो संपन्नता की दृष्टि बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छा है अदर डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में। पर इसका एक सरकार के साथ साथ इसमें लोगों की भी अपनी मेहनत है, कई तरह की समस्याओं से लोग जूझते हैं, पर उसके बावजूद मेहनत करते हुए इस स्तर तक आगे बढ़े। पर मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो अन्य स्तर की जो पॉलिसीज है उसमें विशेष प्रावधान मुझे लगता है जनजातीय जिलों को मिलना चाहिए और उसमें स्पेशल रियायत की भी हमेशा दरकार रहनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस बजट का पूर्णतः समर्थन भी करती हूँ और गुजारिश करती हूँ कि जो हमने सुझाव या रिकमेंडेशन दिए इस पर सरकार विचार भी करेगी। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत